हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल मौज में हो। आइए करते हैं शुरुआत एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूक्लियस की और इस ही सेशन में वन शॉट में खत्म करेंगे न्यूक्लियस। तो आइए जरा करें चर्चा शुरू। लास्ट सेशन में हमने बातें की थी एटम्स पे। किस पे? एटम पे। और एटम के बारे में कई सारी बातें हमको पता चली। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी और आखिरकार हम इस निर्णय पे पहुंचे, आखिरकार हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एटम जो होता है उसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। मतलब सेंटर पे बहुत ही डेंस मैटर है, सेंटर पे बहुत ही डेंस मास है। या तो मैं ऐसा कहूं कि पूरे एटम का जो मास है वो सिर्फ सेंटर पे ही है। एटम का 99.9% मास जो है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास समाया हुआ है। किसका? एटम का। और बाहर कौन है? बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगर हम साइज की बात करें तो हमको ये मालूम है कि एटम का जो साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम का होता है। 10⁻⁻10 10⁻⁻10 की रेंज के मीटर का होता है। कौन? एटम। और यदि मैं न्यूक्लियस के साइज की बात करूं, न्यूक्लियर साइज की बात करूं, तो ये हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज। ओ हो। इसी बात के बेसिस पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कंपैरिजन दिया था कि मान लीजिए अगर ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम है तो न्यूक्लियस का साइज, एटम अगर एक क्रिकेट का स्टेडियम है तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? उसमें सेंटर पे ले जाके आप एक टेबल टेनिस की बॉल रख दो या एक क्रिकेट की बॉल रख दो। ये कंपैरिजन होता है एटम और न्यूक्लियस के साइज का। अब लास्ट सेशन में हमने एटम की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, एनर्जी की बात की, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट कैसे डी एक्साइट हो रहा था, ये सब बातें हमने की। अब हम उसके अंदर घुस रहे हैं। अब हम न्यूक्लियस के अंदर घुस रहे हैं। अब हम एंटर करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब हम एंटर करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्या होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स। बातें लिखते जा रहा हूं मैं इसके बारे में। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सर क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स? बेटा न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ठीक है, ओके। सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियस को? बेटा न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स जेड ए। ओके। सर एक्स क्या है? एक्स अगर एक न्यूक्लियस है तो जेड क्या है? जेड उसका जेड क्या है? और ए क्या है? जेड नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ए क्या है? टेल मी क्विकली। जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा मैंने? फिर से बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख देते हैं। जेड के बारे में कह दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। और ए क्या है? ए है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सर न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? बेटा न्यूक्लियॉन होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियस के अंदर यही तो है। न्यूक्लियस के अंदर यही तो है। कौन है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन 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 बसे हुए हैं, ठीक है। ये सब समाये हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर। बहुत बढ़िया, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा हमने? कि हर एटम का जो कोर है, बहुत डेंसली पैक्ड कोर, पूरा मास जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कहलाता है न्यूक्लियस। डिस्कवर किन्होंने किया था? नाम पता होना चाहिए। रदरफोर्ड साहब ने। कौन से एक्सपेरिमेंट में? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहीं से जानकारी निकली थी हमको कि कुछ अल्फा पार्टिकल आए और पलट के चले गए। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट सीखा था।
रेंज की बात की जाए, न्यूक्लियर रेंज 10⁻⁻15, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10। प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर कहलाएंगे न्यूक्लियॉन्स। ये बातें बेसिक बेसिक तेज रफ्तार में पता होनी चाहिए आपको। ये शॉर्ट में लिखते चलो, अलग से समय डेडिकेट मत करना नोट्स बनाने के लिए, साथ साथ में लिखो। चलो तो बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। टर्म्स, नोटेशंस, न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। सर क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, अभी अभी बताया। A क्या कहलाता है? मास नंबर। क्या मास नंबर कहलाता है? क्या होता है मास नंबर? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। सर हम लोग मेजर कैसे करते हैं इन मासेस को जिनकी आप बात कर रहे हैं? चाहे मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं, चाहे मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करूं, चाहे मैं एक न्यूक्लियस के मास की बात करूं, इनको मेजर कैसे किया जाता है? इनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, एक स्पेशल यूनिट है जिसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्यों है? एटॉमिक मास यूनिट क्यों ली हमने? ताकि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है ना, ये आसान बन जाए। हमने एक रेफरेंस चूज किया। क्या रेफरेंस चूज किया? हमने कार्बन चूज किया। हमने रेफरेंस चूज किया कार्बन। ठीक है, जैसे ये मान लो ये कार्बन एटम है, दिस इज कार्बन, ये मैंने C ले लिया कार्बन। सुनना ध्यान से, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो मेरे भाई? 6C12। कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग? 6C12 ऐसे ही करते हो। ये मत बोलना कि इसके आइसोटोप भी पता है हमको, 6C13 6C14, वो अलग बात है। नॉर्मली ऐसे ही करते हो, बिल्कुल ऐसे ही करते हो। मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन समाये हुए हैं सर? इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 प्रोटॉन इसके अंदर बैठे हुए हैं मजे से, आराम से 6 प्रोटॉन इसके अंदर घुस के इतनी सी जगह में फंस के बैठे हुए हैं से। ठीक है, अब आपको निकालना है एक प्रोटॉन का वजन। तो कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि हमारी क्या कह रही है कि एक एटम, ये एक कार्बन एटम है ना, दिस इज 1 कार्बन एटम। एक कार्बन का एटम उठाओ, इसको तराजू पे रखो और देख लो तराजू कितनी रीडिंग दे रहा है। सर कहाँ से लाए ऐसा तराजू? अरे इसको वेइंग को हम लोग वे करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। एक कार्बन C12 एटम का वजन निकाल दो। ठीक है, उसके अंदर क्या सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं? नहीं नहीं सर, 6 न्यूट्रॉन्स भी तो होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो इनको क्यों भूल गए? लो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा सर बहुत बढ़िया, तो इसके अंदर तो सारे न्यूक्लियॉन्स आ गए हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुल मिला के कितने? 12 हैं। सिंपल सा एक डेटा दे रहा हूं, मान लो कि एक कार्बन एटम का वजन फॉर एग्जाम्पल 24 ग्राम है। बस एक रफ डेटा दे रहा हूं, पकड़ मत लेना बात को। एक कार्बन एटम का वजन 24 ग्राम है। इसमें क्या है? इसमें 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, जिनका वजन ऑलमोस्ट आपस में बराबर है। एक प्रोटॉन का वजन कितना? एक न्यूट्रॉन का वजन कितना? पूरे एटम का वजन बटा 12। पूरे एटम के वजन को 12 से डिवाइड कर दो, आपके पास मिल जाएगा एक न्यूक्लियॉन का वजन। सही बोल रहा हूं? तो यहां से AMU की यूनिट आ गई आपके पास, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ गई। लिख के आ सकते हो, दिस इज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन C6C12 एटम। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये है क्या? क्या होता है AMU? क्यों होता है AMU? मैंने पहले क्यों बताया आपको कि क्यों होता है AMU, ताकि हम लोग डिस्कशन को इजी बना सकें। और क्या होता है AMU? कार्बन 6C12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा कहलाता है AMU। अब कल को अगर आपको एक दूसरा एटम दे दूं जिसमें 12 के बदले 24 न्यूक्लियॉन है, एक AMU की वैल्यू पता है, इंटू 24 करके आंसर निकाल दूंगा। इसी में 50 न्यूक्लियॉन से इंटू 50 कर दूंगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई? बहुत बेहतरीन। मास ऑफ प्रोटॉन ध्यान रखना 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg, या तो इतना AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काफी ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि अगर आप लोग रेंज देखें 10⁻⁻21 -27 और 10⁻⁻31 बहुत छोटा है। ठीक है, डेटा इंपॉर्टेंट है, स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पे जो मैंने डिस्कशन बताया
वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप तुरंत तुरंत से भी पहले लिखें। लिख लो इसको। कैसे? तुरंत से भी पहले। लो, हट गया मैं साइड में। लिख लिया? क्यों भाई, सभी ने लिख लिया? ओके। हम्म। सिंपल सवाल, 10 सेकंड के अंदर आंसर दिया तो +4 कर लेना, वरना -1 कर लेना। 88 आ रहे, 226 न्यूक्लियस, देर आर हाउ मेनी प्रोटॉन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? समय समाप्त। बोलो जरा। सर Z तो हमको दिख रहा है, सर Z तो हमको दिख रहा है कितना, 88, और A हमको दिख रहा है कितना, 226। तो Z की वैल्यू तो सर हमने लिख दी 88, और A जो है ये है 226। तो A क्या होता है? A इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 226 माइनस 88। तो 16 में से 8 गए, 8 बचे। ये 1 है यहाँ पे, 11, 8 9 10 11, 3, 138, 78 और 138, मतलब कि 138 न्यूट्रॉन्स और 78 प्रोटॉन्स। आंसर आ गया बी। सिंपल सवाल था। चर्चा को बढ़ा दिया जाए आगे तेज रफ्तार में। बेहतरीन डिस्कशन आ गया। एक और आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। आइसोटोप नाम से याद रखना, जिनकी टोपी अलग अलग होती है वो आइसोटोप। आइसोबार नाम से याद रखना, जिनके नीचे वाला जो हिस्सा है वो अलग अलग होगा। क्या होता है वो? Z। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, आइसोटोप याद रख लोगे तो बाकी सब अपने आप याद रह जाएगा। आइसोटोप, ऊपर का हिस्सा यानी टोपियां अलग अलग होनी चाहिए। आप रिप्रेजेंट करते हो XZA। बचपन में मैंने ऐसे याद रखा था, आज तक नहीं भूला। ठीक है। और इसी के बेसिस पे फिर कभी सवाल आता है तो एग्जाम्पल्स भी याद आ जाते हैं। हमने कहा कि भैया सेम 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 मास नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए, Z सेम होना चाहिए, A अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मालूम है। हाइड्रोजन मालूम है हमको, कार्बन के आइसोटोप्स मालूम है, 6C12 और 6C13, 6C14 भी होता है। ये रहे आइसोटोप के एग्जाम्पल। ये लो तेज रफ्तार में लिख लो, बच्चों वाली बात है बिल्कुल। आइसोबार की बात करूं तो A सेम होगा, और अगर A सेम है तो क्या अलग अलग होगा? क्या अलग अलग होगा? क्या अलग अलग होगा? Z अलग अलग होगा। Z is going to be different. 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 और अगर Z अलग अलग है तो चलो इसका एग्जाम्पल बोल के बता दो। इसका एग्जाम्पल बोल के बता दो। याद आ रहा है कुछ? A सेम रखना है, Z अलग रखना है। किताब विताब में मत देखना, तुरंत देख के याद करके बताओ। कुछ आ रहा है याद? जैसे मुझको याद आ रहा है पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम में 19, कैल्शियम 20, 40, 40। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बन गया किसका? ये एग्जाम्पल बन गया किसका? ये एग्जाम्पल बन गया आइसो बार का। ये एग्जाम्पल बन गया आइसो बार का। आइसो बार तो आइसोटोप, आइसो बार मैंने आपको बता दिए। एक और स्पीशीज होती है आइसोटोन। आइसोटोन होती है सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, यानी क्या सेम होने वाला है दो स्पीशीज के लिए? A माइनस Z की वैल्यू सेम होने वाली है। A माइनस Z की वैल्यू सेम होने वाली है। इसका एग्जाम्पल लिखो चैट में, कमेंट में। यहां पे हमने क्या लिखा? क्या लिखा हमने यहाँ पे? क्या सेम है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पे क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहां पे क्या है? सेम नंबर ऑफ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूक्लियॉन्स है। मैंने न्यूट्रॉन्स लिख दिया, आई एम सॉरी।
न्यूक्लियॉन्स, और यहाँ पे क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिखो जल्दी। डन 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 डन। ओके, बातों को बढ़ाते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज किस पे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है। अगर हम एक न्यूक्लियस को, एक छोटे न्यूक्लियस को एक हल्के न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस को कंपेयर करें, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर कम है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज़्यादा है, कैसे वेरी करती है चीज। सो द लॉ सेज दैट R इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो रेडियस न्यूक्लियस का होगा वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करेगा। जो रेडियस न्यूक्लियस का होगा वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, वो कुछ ऐसे डिपेंड करेगा, वो कुछ ऐसे डिपेंड करेगा कि जो R है वो प्रोपोर्शनल है A की पावर 1/3 के। वो प्रोपोर्शनल है A की पावर 1/3 के। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आपने लिख दिया R0, तो एक्सप्रेशन बन गया R इक्वल्स टू R0 A टू दी पावर 1/3, जहाँ पे R0 जो है ये एक कांस्टेंट है, R0 जो है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15, ओके, मीटर। लिख लो ये, लिख लो, ये काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है ये, लिख दो। लिख दिया। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस अगर आप बढ़ाते हो तो सीधी सी बात है कि उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। न्यूक्लियॉन्स बढ़ाते जा रहे हो, साइज बढ़ेगा, और कैसे वेरी करेगा, कुछ इस तरह से वेरी करेगा, कुछ इस तरह से डिपेंड करता है आर ए पे। चलो वॉल्यूम की चर्चा कर लेते हैं, वॉल्यूम की चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपके सामने एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, तो वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और आर को आप क्या रख देंगे उठा के, आर को आप उठा के रख देंगे R0 A टू दी पावर 1/3। डेटा यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिए, वॉल्यूम को आपने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब को आपने लिखा R0 क्यूब इंटू A की पावर 1/3 का क्यूब, तो ये बन गया A। तो ये क्या बन गया, ये A बन गया, क्यूब है ना, यहां पे रख दी मैंने वैल्यू उठा के। अब देखो ये जो इतनी पूरी टर्म है, इतनी जो पूरी ये टर्म है, ये पूरी जो टर्म है 4/3 पाई R0 का क्यूब, ये एक कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख देंगे उठा के, वॉल्यूम के बारे में आप लिख देंगे कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, ये ए पे डिपेंडेंट है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, और जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात भी है कि यार अगर हम मास नंबर बढ़ाएंगे तो ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए इसको, बड़ा न्यूक्लियस लगेगा, ज्यादा रेडियस लगेगा, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। चलो तो अभी हमने दो बातें बोली कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3 के, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम आर क्यूब पे डिपेंड करता है, इसलिए वॉल्यूम ए के प्रोपोर्शनल है। ये दो बातें अभी अभी हमने लिख दी हैं, नोट कर लिए सभी लोग, कर लिया नोट, लिख दिया गुरु, बहुत बढ़िया। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब जरा ये सवाल पढ़ो, क्या कहता है ये सवाल, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ दैट ऑफ जर्मेनियम 72। क्या निकालना है आपको, आपको मास नंबर निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट दी मास नंबर, ओके। एक आपको देके रखा है क्या, एक आपको देके रखा है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के लिए मास नंबर है 72, कह देते हैं कि जर्मेनियम के लिए आर जो है वो 72 है,
सॉरी, जर्मेनियम के लिए ए जो है उसको A1 लिख देते हैं, वो 72 है, और इसका जो रेडियस है उसको हम कुछ R लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको मास नंबर निकालना है। A2 हमको फाइंड आउट करना है एक ऐसे न्यूक्लियस का जिसका रेडियस जर्मेनियम के रेडियस का आधा है। तो क्या किया जाए, हमको रिलेशन मालूम है कि जो R होता है वो प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 1/3 के। हाँ या ना, क्यों भाई, बोलो, होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। R प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 1/3 के, ये जानकारी हमारे पास है। ठीक है, अब अगर R A की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 टू दी पावर 1/3। R1 की वैल्यू कितनी रखी, R1 की वैल्यू कितनी रखी, R1 की वैल्यू आपने रख दी R, R2 की वैल्यू कितनी रख दी, R/2, ये 2 पर चला गया, इक्वल्स टू A1 कितना रखा आपने 72, A2 कितना रखा आपने, A रख दो, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1/3 है, तो ये R तो कैंसल आउट हो गया, R तो कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। 72 की पावर 1/3, 72 किसी का क्यूब होता है क्या, क्यों 72 किसी का क्यूब होता है, 72 की पावर 1/3, 72 किसी का क्यूब होता है 39, ना 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 ना, नो नो नो, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्यूबिंग कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8 इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई A। सिंपल, A की वैल्यू आ गई 72/8, यानी आंसर आया 9। ठीक है, इजी, बहुत बेहतरीन। कितने लोगों ने आंसर मुझसे पहले निकाल दिया था, अगर निकाल दिया था तो अपने आप को +4 कर लो, और लेक्चर के एंड में अपने स्कोर्स मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, लेक्चर के एंड में अपने स्कोर्स मुझे ज़रूर बताना। आइए बातें बढ़ाते हैं आगे। न्यूक्लियस के मास की अगर हम बात करें तो हमको ये मालूम है कि एक न्यूक्लियस का मास अगर आप मेजर करना चाह रहे हो तो वो केजी वगैरह में तो मेजर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास स्पेशल यूनिट है, कौन सी, AMU। तो हम लोग अगर बात करें मास ऑफ अ न्यूक्लियस की, तो इट्स मास इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेरेबल टू अ ग्राम और केजी, इसलिए हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है जो कि है AMU। और मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इन्हीं को हम लेके चलते हैं 1 AMU। ठीक है, इसी को हम लोग लेके चलते हैं AMU 1 AMU, हम लोग देख चुके हैं कितना होता है, ये चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, ब्लैंक पेज पे करते हैं चर्चा, है ना, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। ओके, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है भैया, न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, अच्छा 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 अच्छा, ये होता है न्यूक्लियस, है ना। और डेंसिटी क्या होती है, रेडियस R मान लो। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो मास होता है एक न्यूक्लियस का वो कितना होता है, यदि मैं मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो ये कितना होता है, न्यूक्लियस का मास आखिर कितना होता है। न्यूक्लियस के मास को आप लिख देंगे A टाइम्स मास ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, ऑलमोस्ट हम उसको एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इक्वल लेके चल रहे हैं,
तो मैंने ऐसा लिख दिया, ये मैंने लिख दिया मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब टोटल मास को आपने लिख दिया A टाइम्स द मास ऑफ न्यूक्लियन, ये न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास मैं ऑलमोस्ट बराबर लेके चल रहा हूं, जिसको मैं मास ऑफ न्यूक्लियन लिख रहा हूं, और वॉल्यूम को मैंने लिख दिया 4/3πr³, और r को हमने उठा के रख दिया r0 a⁻⁴ तो ये बन गया कितना, ये बन गया r0³ इंटू a, तो a से a कैंसल आउट हो गए और ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो आपको यहां से ये पता चला कि जो पूरी डेंसिटी है वो क्या रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट। जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो कैसी रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब आप एक छोटे न्यूक्लियस की बात करें, एक बड़े न्यूक्लियस की बात करें, डेंसिटी उसकी सेम रहने वाली। ठीक है, लिख लो इस बात को, सभी लोग नोट कर लो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। हर तरह के न्यूक्लियाई की डेंसिटी सेम रहती है, और किस ऑर्डर की होती है, इस ऑर्डर की होती है 10⁻17 से 10⁻14। ओके, इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन सब्सटीट्यूट करके, मास ऑफ न्यूक्लियन सब्सटीट्यूट करके, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम सेम लेके चलते हैं। ओके, चलिए ये लो, एक सिंपल सा सवाल है, आंसर कैलकुलेट करो। सभी लोग इस सिंपल से सवाल को ट्राई करेंगे और आंसर देंगे। एक्सप्रेशन अभी हम लोग देख चुके हैं, वही चीज करनी है। क्या कहा है आपसे, डेंसिटी निकालनी है। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी का एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी का एक्सप्रेशन आप लिख देंगे मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय 4/3πr0 ठीक है, कब देखा ये एक्सप्रेशन, अभी अभी देखा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो। मास ऑफ न्यूक्लियन आपको देके रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करना, आंसर ए मैच होना चाहिए। ठीक है, मैच करके देखना। बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अब यदि हम एक न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस अपने आप में काफी मिस्टीरियस डिस्कशन है, काफी चौंका देने वाला डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि सवाल ये उठता है कि सर आप इतनी देर से कहे जा रहे हो कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 10⁻⁻15 की रेंज का होता है, और उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। जैसे आपने अभी कार्बन बनाया था तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन हमको दिख रहे थे, और हमको यह भी मालूम है कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर जिसका साइज आपने कहा 10⁻⁻15 मीटर का, सर जरा ये तो समझाओ, सर जरा ये तो बताओ कि आखिर वो कौन सा फोर्स है जिसके कारण इतने सारे प्रोटॉन बिना धक्का मुक्की के, बिना रिपल्शन के, बिना न्यूक्लियस को तोड़े शांति से बैठे हुए हैं। और कौन है इसके साथ? न्यूट्रॉन्स हैं, वो तो न्यूट्रल है, उनकी चिंता करनी नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है ना वो तो सर यहां तो कोई बहुत ही मायावी शक्ति का हाथ लगता है? कैसे ये प्रोटॉन एक दूसरे को बिना धक्का दिए टिके हुए हैं? तो सवाल उठता है, सवाल आंसर जवाब ये आता है इस सवाल का कि सिचुएशन में एक स्पेशल टाइप का फोर्स अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स मेरे भाई? न्यूक्लियर फोर्स मेरे भाई। क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स, या न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर समाये हुए पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स। और सोचो कि इतना भयानक फोर्स होगा ये, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ये कि प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करके उनको बांध के रखने की ताकत है इस फोर्स में।
तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये कहां लगता है? न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये कहां लगता है? ये लगता है, ये एक्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये एक्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये एक्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, मतलब ये लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये लगेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये लगेगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ओके, और जो फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वो सेम होता है प्रोटॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन प्रोटॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर। इनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो सारे सेम है, बराबर बराबर फोर्स एक्ट करते। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं इस फोर्स के बारे में। कैसा होता है ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग फोर्स होता है, बहुत ही छोटी रेंज में ये एक्ट कर सकता है। यदि बड़ा न्यूक्लियस आपने ले लिया, बहुत बड़ा न्यूक्लियस, तो उसमें ये संभव है कि एक तरफ के प्रोटॉन और दूसरी तरफ के प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ना लगे, न्यूक्लियर फोर्स ना लगे, जिसकी वजह से वो स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, स्पॉन्टेनियस डीके हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, वैसे तो कौन कौन से फोर्स उसके अंदर लग रहे हैं समझना, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सर, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्शंस लग रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सर, इनका कुछ मास है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी लग रहा है, जो कि नेग्लिजिबल है। और सबसे महत्वपूर्ण फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्स लगते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, जो कि बहुत ही वीकेस्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, कूलम्बियन फोर्स। और एक सबसे आज की पिक्चर का हीरो, सबसे पावरफुल फोर्स, ठीक है, धमाकेदार फोर्स, जो इन सब पे डोमिनेट कर जाता है, वो है कौन? वो है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आपको जीवन में कैसा बनना है? न्यूक्लियर फोर्स के जैसा बनना है, जो कैसी भी सिचुएशन हो चीजों को बांध के रख सके। ठीक है, बी लाइक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, तो बातों को बढ़ाते हैं आगे। फीचर्स की अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, तो पता होना चाहिए आपको कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। संसार में अभी तक इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं मालूम है कि कौन सा है। वर्क्स ओनली बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स पे ही ये एक्ट करेगा। बेहद शॉर्ट रेंजिंग होता है, 10 to the power -15 की टर्म्स में ये बिखर जाता है। 3 से 4 फर्मी की होती है इसकी रेंज। ओके, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, वेरी मच डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इतनी छोटी रेंज की डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है इनडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पिन पे डिपेंड करता है, ये स्पिन पे डिपेंड करता है। इट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन एज दैट टू दी वन विच आर हैविंग अपोजिट सेंस ऑफ स्पिन। बस इतनी बात याद रखो कि स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट है। ओके, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स नहीं है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हम नेचर की बात करें तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है किस रेंज के लिए? किस रेंज के लिए? अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज्यादा है। लेकिन अगर आपने 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस कर दी तो यही बन जाता है रिपल्सिव। 0.8 फर्मी समझ रहे हो आप? न्यूक्लियस के अंदर जहां पे रेंज होती है 3-4 फर्मी की, उसमें भी आप कम करते 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 वो प्रोटॉन्स को चिपकाना चाह रहे हो बिल्कुल। 0.8 फर्मी, 0.8 इंटू 10 to the power -15 मीटर, इतनी क्लोज अगर आप ले आओगे तो फिर क्या होगा? तो फिर रिपल्सिव हो जाएगा ये, इसका नेचर। चलिए, बात की जाए मास एनर्जी इक्विवेलेंस की, तो आइंस्टीन साहब ने हमको ये बताया कि मास जो होता है वो मास है ही नहीं, वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले इंसान हमेशा से ऐसा सोचता आया है
कि वेव एक अलग डिस्कशन है और पार्टिकल एक अलग डिस्कशन है। अभी इस रूम में कई सारी वेव्स हैं, इसी जगह पे, इसी मोमेंट पे, इस रूम में कई सारी वेव्स हैं, जैसे लाइट वेव है, साउंड वेव है, लाइट में भी इंफ्रारेड वेव्स होंगी, अल्ट्रावायलेट वेव्स, रेडिएशन सारी है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रो वेव्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव्स हैं, है ना, कई सारी वेव्स हैं, साउंड वेव्स भी हैं। आपस में टकरा के दिक्कतें तो नहीं दे रही हमको, आपस में टकरा के उनमें कोई एनर्जी लॉस तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन पार्टिकल्स में ऐसा नहीं होता। अगर एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, टक्कर होगी, इनकी लड़ाई करके चले जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। वेव्स में ऐसा नहीं होता। ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है पार्टिकल और वेव के बीच में। और आइंस्टीन साहब को इतना महान इंसान क्यों कंसिडर किया गया है? क्योंकि उन्होंने काम किए महान। उन्होंने ये बता दिया जो कभी कोई नहीं सोच पाया, कभी किसी ने उस डायरेक्शन में सोचा तक नहीं, कि मास जो है ये आखिरकार मास है ही नहीं, ये एनर्जी है। किसी समय पे ये एनर्जी रही होगी, हो सकता है आज मास बन गया, और आज अगर मास है तो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही बात जो कि भगवत गीता में भी लिखी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो बात को? बहुत गहरी बात बताई इन्होंने, आइंस्टीन साहब ने। ये बॉटल है, ये मास है, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी है। अगर आप इसको एक सर्टेन स्पीड तक ले जाओ तो ये मास मास में बचेगा ही नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और वही जो मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब ये डेल्टा एम क्या बला है बताता हूं मैं, ठीक है। डेल्टा एम क्या चीज़ है बताता हूं। व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट है। देखो इस डिस्कशन में मैं बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, जितना आपके सिलेबस में काम का है उतना ही बता रहा हूँ। इस पर अगर डिस्कशन करना हो तो एग्जाम के बाद आ जाना लाइव, काफ़ी बातें करेंगे इस पर, ठीक है। बहुत रिसर्च मैंने इस पर करके रखी हुई है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब देखो हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात यह है कि पंगा समझना कि क्या है। एक जो न्यूक्लियस है ना, जैसे मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, कार्बन का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सुनना ध्यान से, एकदम शांति से, ठंडे दिमाग से सुनते चलना बातों को। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? कार्बन में 1 2 3 4 5 6 6 प्रोटॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 प्रोटॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूक्लियस में, एक कार्बन के न्यूक्लियस में, एक कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी बात हमको मालूम है। अब इस न्यूक्लियस को उठा के मेजर करो, इसका वजन निकालो कितना आता है, और आप इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ले लो। कौन होते हैं इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट? मतलब आपने एक तराजू में, एक थाली में सजा के रख दिए 6 प्रोटॉन लाइन से, ठीक है, ये 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। एक तराजू में इनको रख दो, एक तराजू में इनको रख दो, ठीक है, और एक तराजू में उसको रख दो। ये 5 ही बने, बता भी नहीं रहे हो गए 6। ये देखो, एक तराजू में आपने इनको रख दिया, एक तराजू में इनको रख दिया, दोनों को मेजर कर लो, ठीक है। आपने इसका जब वेट किया, इसका वजन जब आपने किया, ये क्या, ये छुट्टे हैं, खुले हैं ये, और ये बंधे हैं ठीक है। ये छुट्टे न्यूक्लियॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन अलग अलग आप मेजर कर रहे हो, और इनको मेजर कर रहे हो। सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? सोच के बताओ। पहला सवाल, सेम होगा या अलग अलग होगा इनका मास? इनका मास सेम होगा या अलग अलग होगा? इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल मास। थियोरिटिकल, थियोरिटिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकल मास? एमटी लिख देता हूं इसको मैं। थ्योरेटिकल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? Z होते हैं, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है? A माइनस Z होता है, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आ गया आपके पास थ्योरेटिकल मास का फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्या है? ये है प्रैक्टिकल मास। ये क्या है? ये है प्रैक्टिकल मास। इसको m लिख देते हैं अभी, इसको हम m लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। सवाल ये है कि सेम होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? सेम होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? आपने क्या सोचा? यार यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन,
सेम होने चाहिए, ऐसा लगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत लगा आपको, सेम नहीं है। क्यों सर? अब एक कॉमन सेंस की बात बताओ कि ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल या ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल या ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल? ये कम स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल। तोड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी ना इसको, ये तो ऑलरेडी बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, अलग अलग है, इनको अलग अलग करने में मेहनत करनी पड़ेगी। हथौड़ी लेके तोड़ने बैठोगे तो भी नहीं टूटेगा, इस पर ट्रक चला दोगे तो भी नहीं टूटेगा, इस पर बम गिरा दो तो भी नहीं टूटेगा, इसमें को तुम कुछ भी कर लो नहीं टूटेगा, इसमें भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, न्यूक्लियर रिएक्शन करनी पड़ती है, तब जाके न्यूक्लियस टूटता है। फ्यूजन रिएक्शन सन में होती है, इतना स्टेबल है ये। कहां से आ गई स्टेबिलिटी? अरे कहां से आ गई इतनी स्टेबिलिटी? कल तक तो नहीं थी, आज अचानक से कहां से आ गई स्टेबिलिटी? कहां से आई है स्टेबिलिटी? तब आती है जब एनर्जी कम होती है, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, याद रखना बात। तो मतलब सिस्टम में लेफ्ट से राइट जाते समय, लेफ्ट से राइट जाते समय एनर्जी घटी है, एनर्जी घटी है, स्टेबिलिटी बढ़ी है, एनर्जी घटी है और स्टेबिलिटी बढ़ी है। लेफ्ट से राइट जाते समय एनर्जी घटी है और स्टेबिलिटी बढ़ी है। एनर्जी किस फॉर्म में रिड्यूस हुई है? एनर्जी मास के फॉर्म में रिड्यूस हुई है। एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट हुई है? ये जो एनर्जी लॉस हुई है, ये कुछ एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी लॉस हुई? डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई। कितनी एनर्जी लॉस हुई? डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई। सवाल ये है कि कहाँ गई वो डेल्टा ई एनर्जी? वो गई मास डिफेक्ट के फॉर्म में। डेल्टा एम क्या है? अरे डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम है मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट होता है द डिफरेंस ऑफ theoretical and practical mass, the difference of theoretical and practical mass, theoretical mass minus practical mass। रखिए उठा के, ये बन गया एक्सप्रेशन मास डिफेक्ट का। लिखो इतना जरा, इतना लिखो जरा सब लोग तेज रफ्तार में, क्विक लिख लो इतनी बात, जल्दी जल्दी जल्दी। बेहतरीन डिस्कशन चल रहा है, आनंद आ गया। डन। ये आ गया मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दो। सुनो, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करो, नेग्लिजिबल है इलेक्ट्रॉन का मास, उसको नहीं लेना है। एम ई थोड़ी ना लेंगे, वो हटाओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाओ। सिंपली जो मैंने फॉर्मूला बताया ये रहा, ये वाले को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये वाले फॉर्मूले को। ओके, दिस इज द इन फॉर्मूला मास डिफेक्ट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेसर देन the sum of masses of its constituent nucleons. This difference is called mass defect. This difference is called the mass defect. यही डिफरेंस कहलाता है क्या? यही डिफरेंस कहलाता है क्या? मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी सुनना ध्यान से, सुनना है ना। जैसे मान लो कि ये 3 प्रोटॉन
3 न्यूट्रॉन्स, ये 3 प्रोटॉन और ये 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यदि यदि ये सिस्टम कंबाइन होता है तो एनर्जी लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस होगी, बिल्कुल होगी। कितनी एनर्जी लॉस होगी, कितनी एनर्जी लॉस होगी, डेल्टा ई एनर्जी लॉस होगी। ओके, ये सिस्टम यदि कंबाइन करता है और इतनी एनर्जी लूज कर देता है तो न्यूक्लियस बन जाएगा। उल्टी बात करूं, अगर मैं रिवर्स बात करूं कि एक न्यूक्लियस को 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 यदि मैं इतनी ही एनर्जी दे दूं, एक न्यूक्लियस को यदि मैं इतनी एनर्जी, जितनी इसमें से लॉस हुई है ना, जितनी इसमें से लॉस हुई है, ये इतनी एनर्जी यदि प्रोवाइड कर दी जाए, इतनी एनर्जी यदि इस न्यूक्लियस को प्रोवाइड कर दी जाए किसी भी फॉर्म में, हीट कर दो, तो क्या करेगा ये बिखर जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। मतलब इसको बांधे रखने के लिए आपने कुछ एनर्जी निकाली, वो बाइंडिंग एनर्जी है, या तो इसको तोड़ने के लिए आपने कुछ एनर्जी दी, वो बाइंडिंग एनर्जी, जैसे चाहे डिफाइन कर लो। ओके, तो हमने कह दिया बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इट इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स। मतलब आप उसको उसके न्यूक्लियॉन्स में स्प्लिट करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं, ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लिख दिया आपने, डेल्टा एम टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। डेल्टा ई का फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा एम टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव होती है एंड न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। लिख लो बातें तेज रफ्तार में, सभी लोग लिख लीजिए। अब बाइंडिंग एनर्जी एक महत्वपूर्ण टर्म है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। यही बाइंडिंग एनर्जी को, इस ही बाइंडिंग एनर्जी को यदि मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दूं तो मुझको मिल जाएगी एक स्पेशल टर्म जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और इसके ग्राफ की अगर हम चर्चा करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के, तो आपको रटना नहीं है ये ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ वो बता रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए इस ग्राफ से कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है वो होती है आयरन 56 के लिए। किसके लिए? Fe56, इसके लिए होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम। ओके, अब ये हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स, ठीक है। मास नंबर बढ़ता जा रहा है, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सो ऑन। मास नंबर बढ़ता जा रहा है, मास नंबर बढ़ता जा रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती जा रही है एक लिमिट तक, उसके बाद फिर कम हो जाती है। मैक्सिमम किसके लिए है? मैक्सिमम किसके लिए है? मैक्सिमम किसके लिए है? मैक्सिमम है आयरन के लिए, ठीक है। चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी विद द ए, पता है हमको। फॉलोइंग फिगर शोज बाइंडिंग एनर्जी प्लॉटेड अगेंस्ट द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स। जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा, उसके लिए स्टेबिलिटी भी ज्यादा। मैक्सिमम किसके लिए होती है? आयरन के लिए होती है मैक्सिमम। कितनी होती है? इतनी होती है मैक्सिमम। ओके, इसीलिए आयरन इतना ज्यादा स्टेबल होता है। यूरेनियम की बात करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है 7.7 MeV, और आप क्लियरली देख सकते हो कि उसके साइज के कंपैरिजन में ये कितनी है, 7.7 MeV। इसलिए जो यूरेनियम होता है ये होता है हाईली अनस्टेबल। मीडियम साइज न्यूक्लियाई की बात करें, जैसे कि आपने अभी यहां पे देखे, मीडियम साइज न्यूक्लियाई जितने भी हैं, ओके, सल्फर से लेकर आयरन, मोलिब्डेनम,
ये ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू द हैवी न्यूक्लियाई, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, इन सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, ये सभी पॉइंट्स लिख लीजिए, काम के हैं। 6-7 जितने भी पॉइंट है तुरंत लिख लो नोटबुक में आपकी। चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे, डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे। अब हम बातें कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। पहली रिएक्शन आपके सामने आ रही है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है एक हैवी न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग। हैवी न्यूक्लियस कितना? जिसका मास नंबर हो ग्रेटर देन 230। अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहे हैं वो हमें मालूम है कि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंजिंग होते हैं, है ना। अब वो न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां पे न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग पाएगा। जैसे यहां पे एक न्यूक्लियॉन है और यहां एक न्यूक्लियॉन है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग पाएगा, जिस वजह से सिस्टम स्प्लिट कर सकता है, और वो स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या इसमें? आपने एक हैवी न्यूक्लियस लिया जिसका बॉम्बार्डमेंट आपने करवाया एक न्यूट्रॉन से। आपने एक हैवी न्यूक्लियस लिया जिसका बॉम्बार्डमेंट आपने करवाया न्यूट्रॉन से, तो क्या बन गया? ये बन गया एक्साइटेड न्यूक्लियस। अब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक हो जाएगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में रिलीज होगी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कौन सा होता है वो, क्या होता है वो न्यूक्लियस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। अब यूरेनियम 235 का बॉम्बार्डमेंट आप करवाएंगे एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से। तो जब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 में टकराएगा तो यूरेनियम कन्वर्ट होगा एक्साइटेड न्यूक्लियस में, यूरेनियम 236 में। और ये एक्साइटेड न्यूक्लियस और ये एक्साइटेड न्यूक्लियस और ये एक्साइटेड न्यूक्लियस, ये हैवी न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा किस में? बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन में। और यहां पे रिलीज होगी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक मॉडल है एक रिएक्शन का। एक न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन टकराया है और दो बेरियम क्रिप्टॉन बन गए, एनर्जी रिलीज हुई। अब प्रोसेस में एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं, अनंत न्यूक्लियाई होंगे, कई सारे न्यूक्लियस होंगे ना। तो होता क्या है कि एक यूरेनियम से जैसे ये मान लो कि एक न्यूट्रॉन है, ये रहा एक न्यूट्रॉन जो कि जा रहा है और किसी न्यूक्लियस पे टकरा रहा है, किसी न्यूक्लियस पे टकरा रहा है। ये रहा यूरेनियम न्यूक्लियस। ये क्या है भाई? ये है यूरेनियम का न्यूक्लियस। ये है यूरेनियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब ये इसमें टकराया, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम में टकराया, तो यहाँ पे प्रोसेस में 3 नए न्यूट्रॉन्स निकले, प्रक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन्स निकले, ठीक है। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? बैठेंगे तो नहीं शांति से, ये जाएंगे और दूसरे न्यूट्रॉन्स में टकराएंगे, दूसरे न्यूक्लियस में टकराएंगे, और फिर वहां से वापस वही रिएक्शन, बेरियम क्रिप्टॉन, और एनर्जी रिलीज होगी और 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो ऐसे करते करते पहली बार में 3 निकले, फिर 3 और निकले अगले से, ठीक है। इससे 3 और निकले, इससे 3 और निकले, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर इसके बाद 3 नए न्यूट्रॉन्स आए, फिर वो जाके 3 न्यूक्लियस में टकरा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। दिस इज अ चेन रिएक्शन, ओके। रिएक्शन हमने लिख दी कि भैया आपने सबसे पहले तो आपने यूरेनियम 235 को करवाया एक्साइट एक न्यूट्रॉन से टक्कर करवा के। वो कन्वर्ट हो गया बेरियम और क्रिप्टॉन में, जहां से 3 नए न्यूट्रॉन निकले और भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। और फिर क्या हुआ? फिर वो न्यूट्रॉन्स जाके फर्दर दूसरे यूरेनियम में टकराए, और ये प्रोसेस चलती रही। सबसे पहले आपने क्या करवाया? आपने बॉम्बार्डमेंट करवाया यूरेनियम 235 का एक न्यूट्रॉन से, ओके। अब देखो, एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो कितना है? 2.5। न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मास डिफेक्ट
per reaction is this much. About 93% of released energy appears in the form of kinetic energy and 7% in the form of gamma radiations, जो कि खतरनाक होते हैं, डेडली होते हैं. ओके, इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ बताया जिस तरह से उसी तरह से को बाद में लिख लेना, एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा काम की बातें नहीं. चलिए, लेकिन बताना तो हर चीज़ जो है छोटे से छोटी बताना मेरा काम है. अब उसमें कौन सी हाईली इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ. हम बात करें चेन रिएक्शन की, तो प्रक्रिया हम देख चुके हैं, रिएक्शन हम देख चुके हैं. यूरेनियम 235 जिसका आपने बॉम्बार्डमेंट करवाया न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से, किस में कन्वर्ट हो गया, बेरियम क्रिप्टॉन. 3 न्यूट्रॉन्स नए निकले और एनर्जी रिलीज हुई. दीज सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, ये कहलाते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मे कॉज फिजन ऑफ यूरेनियम 235 and give 9 more neutrons which may cause more fissions and so on. चलती जाएगी. प्राइमरी न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन. ओके, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे. अगर हम एक रिएक्टर की बात करें कि रिएक्टर में आखिरकार ऐसा क्या होता है, कहाँ पे चलती है रिएक्शन, तो सबसे पहले तो जो रिएक्शन चलती है उसको कवर करने के लिए हमें चाहिए होती है थिक वॉल्स. रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को कवर करने के लिए हमें चाहिए होती हैं थिक वॉल्स. इनके अंदर लगे होते हैं यूरेनियम रॉड्स जो कहलाते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स, और इसके अंदर आप टक्कर करवाते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की. ये भयानक तरीके से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, और यहाँ पे कूलिंग मैकेनिज्म होता है, पाइप्स वगैरह से आप कूलिंग भी करवा रहे हैं, थिक वॉल्स हैं, काफ़ी सारा स्ट्रक्चर है. हमारे काम की क्या बात है, हम सीधे वो समझते हैं. सबसे पहला न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है भैया, यूरेनियम सबसे बढ़िया वाला फ्यूल है. ठीक है, यूरेनियम, प्लूटोनियम सबसे कॉमनली यूज्ड है. यूरेनियम कॉमनली मतलब ऐसा नहीं कि हर दूसरी दुकान पे यूज हो रहा है. पहुंच मत जाना कि चलो यूरेनियम ले आए, बहुत सही है यूरेनियम. इतना खतरनाक होता है ये कि हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब था इतना बड़ा तो था, 10 फीट का, मतलब आपके 6 फीट के इंसान से थोड़ा सा बड़ा समझ लो. और उसने क्या किया, 80,000 लोगों को ख़त्म कर दिया. हिरोशिमा नागासाकी का टेम्परेचर 4000 केल्विन तक पहुंचा दिया. इतना डिजास्ट्रस होता है. ये ताकत होती है एक न्यूक्लियर बम की, एक न्यूक्लियर रिएक्शन. खतरनाक है, खुले. चेर्नोबिल के बारे में आपने सुना होगा, आज तक वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं, अभी तक न्यूक्लियर डस्ट खत्म नहीं हुई है ना, रशिया का गांव चेर्नोबिल. तो कॉमनली यूज होता है यूरेनियम 235, बाकी जो है इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है. रिएक्शन को मॉडरेट करने के लिए हमको लगते हैं मॉडरेटर्स. उनका काम होता है टू स्लो डाउन द फास्ट रिएक्शंस बिकॉज ओनली लो न्यूट्रॉन आर केपेबल फॉर fission of 235. Moderator should be light and it should not absorb neutron. Commonly क्या यूज करते हैं मॉडरेटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हैवी वाटर. हैवी वाटर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर, D2O. हैवी वाटर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर. ओके, इसके अलावा होती हैं कंट्रोल रॉड्स, के अलावा होती हैं कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट्स. ओके, कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट्स, कंट्रोल रॉड्स एज वेल एज कूलेंट्स. कंट्रोल रॉड क्या करेंगी, दे हैव द एबिलिटी टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स एंड कैन कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी स्टेज. किसी भी स्टेज पे रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती है. A substance which absorbs the produced heat and transfer it to water for further use is called a coolant. लिख लो भाई इतनी बात सभी लोग जल्दी से. चलिए, तो इसके बेसिस पे एक सिंपल सा सवाल मुझको करके बताइए. ये रहा सवाल आपके सामने. रीड द क्वेश्चन. इन अ फिजन प्रोसेस न्यूक्लियस ए डिवाइड्स इनटू बी एंड सी. ओके, कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही होगी. देन क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप, ए क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ए अनस्टेबल रहा होगा. वाई इज ए ब्रेकिंग, बिकॉज ए वॉज अनस्टेबल. ए क्यों टूटा, क्योंकि अनस्टेबल था, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा थी. तो इससे साबित क्या होता है, इससे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बी और सी जो है वो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है. तो एनर्जी ऑफ बी और एनर्जी ऑफ सी जो होगी, एनर्जी ऑफ बी
प्लस एनर्जी ऑफ सी का जो सम है वो कम है किससे, ए से। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हुई है ना। तो ई बी प्लस ई सी इज लेस देन ई ए। डायरेक्ट सवाल है, नोट कर लो। सरल सी बात है, सिंपल सी बात थी ये। ओके चलिए, तो अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वन शॉट जो मैं सेमीकंडक्टर का बना रहा हूँ, आधे घंटे का कंटेंट बचा है जिसमें मुझको कुछ अभी रिएक्शंस और करवानी है और रेडियो एक्टिविटी करवानी है। तो वो लेक्चर में आपको सेमीकंडक्टर के स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिविटी रहेगी और सेमीकंडक्टर रहेगा। ओके, तो इस लेक्चर को अभी मैं एंड कर रहा हूँ। आप लोग सेमीकंडक्टर के लेक्चर में जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं और वो आपको मिलेगा परसों। ओके, तब तक के लिए ओके, डाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।